Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will read chapter The Second Voyage of your English Fairy book. So let's start the chapter. First there is warm up exercise students. Have you ever gone on an adventurous trip? क्या आप कभी किसी रोमांचक यात्रा पर गए हैं? और have you heard about such a trip from your friends? या आपने कभी किसी ऐसी यात्रा के बारे में अपने दोस्तों से सुना है? Narrate the experience in class. अपने तजुर्बे को क्लास में सुनाइए. तो स्टूडेंट्स नाउ let's start reading. Let's read a story about an adventurous sailor Sindbad who lived in Baghdad. आइए पढ़ते हैं एक रोमांचक नाविक सिंदबाद की कहानी जो बगदाद में रहता था. Sindbad had gone on a number of dangerous voyages across the world. सिंदबाद कई बार खतरनाक समुद्री यात्रा पर सारे संसार में जा चुका था. Here he narrates the details of its second voyage to an ardent listener who comes every night to listen to his enthralling stories. यहाँ पर वो एक उत्साहित श्रोता को कहानी सुना रहा है अपने दूसरी समुद्री यात्रा की. तो स्टूडेंट्स let's start the story. I had made up my mind to stay quietly in Baghdad, but it was not long before I grew bored of a quiet life. मैंने बगदाद में शांति से रहने का अपना मन बना लिया था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता था जब मैं बोर होने लगा. अपनी शांति प्रिय जिंदगी से वो बोर होने लगा. I wanted to see the rest of the world. मैं सारी दुनिया को देखना चाहता था. So I decided to set sail once again. तो मैंने दोबारा समुद्री यात्रा करने का निश्चय किया. I bought a stock of goods with which to trade. मैंने माल का स्टॉक मंगाया जो मुझे व्यापार के लिए इस्तेमाल करना था या जिसको मुझे व्यापार में इस्तेमाल करना था. I set sail with some of my merchant friends. अपने कुछ व्यापारी मित्रों के साथ मैंने यात्रा पर जाने का प्लान कर लिया. For many days we went from one island to another, trading and making a tidy profit. बहुत दिनों तक हम एक टापू से दूसरे टापू पर यात्रा करते रहे और हमने अच्छा मुनाफा कमाया. अच्छा मुनाफा कमाते हुए हम एक टापू से दूसरे टापू पर यात्रा करते रहे. One day, though, we came to an island that seemed to be covered with fruit trees. एक बार हम एक ऐसे टापू पर पहुंचे जो फलों के वृक्षों से भरा हुआ दिख रहा था. There was neither man nor animal anywhere to be seen. उस टापू पर ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई पशु देखा जा सकता था. We decided to go ashore. हमने वहां पर आश्रय लेने का निश्चय किया. My friends went to gather fruits and flowers. मेरे मित्र कुछ फल और फूल इकट्ठा करने चले गए. But I took some food and sat in the shade of a huge tree. लेकिन मैंने कुछ खाना लिया और एक बड़े से पेड़ की छाया में बैठ गया. After eating a good meal, I lay down to sleep. अच्छे से खाना खाकर मैं लेट गया सोने के लिए. I don't know how long I slept. मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक सोया. But when I awoke and looked out to see, the ship had gone. लेकिन जब मैं उठा और समुद्र की तरफ देखा तो मेरा जहाज जा चुका था. It was nearly out of sight, a distant speck on the horizon. Speck on the horizon, horizon कहते हैं बच्चों जब आप बहुत दूर तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आसमान और धरती एक जगह पर मिल रहे हैं. उसको क्षितिज कहते हैं, होराइजन कहते हैं. तो ही सेज इट वॉज नियरली आउट ऑफ साइट. सिंदबाद का जहाज उसकी नजरों से ओझल हो चुका था. अ डिस्टेंट स्पेक ऑन द होराइजन. दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे क्षितिज पर एक धब्बा हो, यानी वो इतनी दूर जा चुका था. I called out to my companions, but they had gone. मैंने अपने साथियों को बुलाया लेकिन वो जा चुके थे. Not knowing what to do, I climbed up to the top of a tall tree and looked out over the island.
मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना है। मैं एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और टापू के चारों तरफ देखने लगा। In the distance, I could see something white and I decided to find what it was. थोड़ी सी दूरी पर मुझे कुछ सफ़ेद सा दिखाई दिया और मैंने निश्चय किया पता लगाने का कि ये क्या चीज़ है। I packed up my remaining food and set off across the island. मैंने अपना बचा हुआ खाना पैक किया और आइलैंड यानी द्वीप की तरफ चल पड़ा। After a while, I came to what seemed like a huge white dome or ball. थोड़ी ही देर के बाद मैं जो मुझे दूर से एक बड़ा सा गुंबद जैसा या बॉल जैसा दिख रहा था वहां पर पहुंच गया। It was smooth to the touch. It was so high that I could not see the top of it, and it was more than 50 paces around. वो कैसा था? टच यानी ऊपर से छूने पर वो स्मूथ यानी समतल सा लग रहा था और वो इतना ऊंचा था कि मैं उसके ऊपरी हिस्से को नहीं देख सकता था और उसकी ऊंचाई कितनी थी? लगभग 50 फीट ऊंचा था वो। Suddenly the sky above me became dark. तभी अचानक मेरे ऊपर का आसमान काला हो गया। As if a huge cloud was covering it. ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एक बड़े से बादल ने ढक लिया हो। Looking up, I saw the shadow of a huge bird flying towards me. जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे अपनी तरफ आती हुई एक बड़ी सी चिड़िया दिखाई दी। I had often heard sailors talk of a mysterious and wonderful bird called a roc. मैंने समुद्री यात्रियों को अक्सर बात करते हुए सुना था एक रहस्यमय और अद्भुत चिड़िया के बारे में जिसका नाम था रॉक। This must be one. ये उन्हीं में से एक होनी चाहिए। I thought, and this huge dome must be its egg. और ये जो बड़ा सा गुंबद है ये उसका अंडा होगा। The bird came nearer and finally sat on its egg. चिड़िया पास आ गई और अंत में आकर अपने अंडे के ऊपर बैठ गई। I crept close to the egg. और मैं रेंग कर या पेट के बल चलकर उस अंडे के पास पहुंच गया। Near me, I saw one of the bird's legs, which was as big as a tree. मेरे ही पास में उस चिड़िया का पैर था और वो इतना बड़ा था जैसे कि एक बड़ा सा पेड़ हो। I decided to tie myself to the leg with my turban so that when it flew away from the island, it would carry me with it. सूर्य की पहली ही रोशनी के साथ वो चिड़िया खूब ऊंचे उड़ गई और इतनी तेज उड़ी कि बहुत जल्दी वो टापू आंखों से ओझल हो गया। Then she came down again so fast that I lost my senses. और थोड़ी ही देर के बाद अचानक वो नीचे आ गई और इतनी तेज वो नीचे आई कि मैं अपने होश आवाज खो बैठा। When I found myself on the ground, I quickly untied the turban just as the bird caught up a snake with her beak and flew away. जैसे ही मैंने अपने आप को जमीन के नजदीक पाया, मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी को उसके पैरों से खोल लिया और वो चिड़िया जल्दी से एक सांप को अपनी चोंच में दबाकर फिर उड़ गई। I found myself surrounded on all sides by great mountains that reached high above the clouds. मैंने अपने आप को चारों तरफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों से घिरा हुआ पाया और वो पहाड़ इतने ऊंचे थे जैसे लग रहा था कि वो बादलों को छू रहे हैं। The sides of the valley looked so steep that there was no possibility of climbing them. उस घाटी के किनारे इतने खड़े थे यानी इतने सीधे थे कि उन पर चढ़ाई करके बाहर निकलना लगभग असंभव था। At first I thought I had gained nothing by my flight, but when I began to explore the valley, I found that there were huge diamonds just lying on the ground. पहले मैंने सोचा कि मैंने इस चिड़िया के पैरों में अपने आप को बांधकर जो ये उड़ान भरी थी वो बेकार थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस घाटी में खोज करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना या अन्वेषण करना शुरू किया,
मैंने पता लगाया कि इस घाटी में चारों तरफ बड़े बड़े हीरे बिखरे हुए हैं। I could not believe the riches lying about me, but then I saw something that frightened me. मुझे अपने चारों तरफ इतनी अमीरियत यानी इतने हीरे फैले हुए पड़े हुए हैं, इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मैं डर गया। All along the slopes of the valley there were huge serpents, some of them big enough to swallow an elephant. घाटी की सभी ढलानों पर बड़े बड़े सांप थे और उनमें से कुछ सांप इतने बड़े थे कि वो एक हाथी को भी निगल जाएं। They came out of their dens at night and during the day they hid themselves from the rock. वो रात को अपनी मांदों से निकल आते और दिन के समय में अपने आप को रॉक पक्षियों से छुपाने के लिए मांद में घुस जाया करते थे। I found a long narrow cave to hide in and rolled a large stone in front of the entrance to keep out the serpents. मैंने वहां पर एक लंबी संकरी घाटी ढूंढी और उसके मुहाने पे एक बड़े से पत्थर को लुढ़काकर लगा दिया जिससे मैं अपने आप को सांपों से बचा सकूं। But the noise of their hissing outside made sleep impossible. लेकिन बाहर सांपों के हिस हिस की आवाज से मैं सो नहीं सका। I was glad when they went to their dens at dawn and I was able to come out again. डॉन कहते हैं सूर्योदय के समय को। मैं खुश था जब वो सूर्योदय के समय अपनी मांद में वापस चले गए और मैं उस गुफा से बाहर निकल सका। बट आई वॉज स्टिल अफ्रेड, लेकिन मैं अभी भी डरा हुआ था। In fact, I found myself walking upon diamonds without a thought of their value. मैंने अपने आप को हीरो के ऊपर चलते हुए पाया बिना उनकी कीमत जाने हुए। At last, being very tired, I decided to eat a little of my food and then to have a short sleep in the sun. और अंत में जब मैं बहुत थक गया तो मैंने थोड़ा सा खाना खाने का निश्चय किया और फिर मैं सूर्य की रोशनी में एक छोटी सी नींद लेने के लिए लेट गया। I was suddenly awakened by something falling near me. मेरी अचानक नींद खुली जब मैंने अपने पास कुछ गिरने की आवाज सुनी। I sat up, मैं उठ के बैठ गया and found that it was a huge piece of raw meat. और मैंने पाया जो मेरे पास चीज गिर रही थी वो एक बड़े से कच्चे मांस का टुकड़ा था। I looked up and could see more pieces falling down from the rocks above the valley. मैंने ऊपर देखा और पाया कि वहां से कई बड़े बड़े कच्चे मांस के टुकड़े घाटी में गिर रहे थे। I had heard stories in the past about this valley of diamonds but had never believed them. मैंने बीते हुए समय में ऐसे हीरे वाली घाटी की कहानी सुनी थी लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कभी भी। Now, though I saw with my own eyes how the local merchants collected the jewels, they used huge eagles to carry the diamonds for them. लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोकल मर्चेंट्स यानी स्थानीय व्यापारी इन जवाहरातों को या इन हीरों को ईगल यानी चील की सहायता से इकट्ठा करते थे। When the eagles had young ones in their nests, they flew down into the valley to get food for them. जब इन चीलों के घोंसलों में उनके छोटे बच्चे होते थे तब वो चील इस घाटी में आ जाती थी उस मांस के टुकड़े को उठाने के लिए। So the merchants would throw down large pieces of raw meat and the diamonds would stick to the meat, and when the eagles took the meat back to their nest, they also took the diamonds. See how clever those merchants were. वो कितने चालाक व्यापारी थे। वो बड़े बड़े मांस के टुकड़े घाटी में फेंकते थे और चील उस मांस के टुकड़े को उठाकर अपने घोंसले में ले जाया करती थी अपने बच्चों के लिए और उसी मांस के टुकड़े में चिपक करके बहुत से हीरे भी चले जाया करते थे। Each merchant had his own nest. हर व्यापारी का अपना घोंसला था and considered any jewels in it his. और उसमें जो भी जवाहरात या हीरे आते थे वो उसके होते थे।
The idea came to me that I too could use these eagles to escape from the valley. मुझे भी एक आइडिया आया, विचार आया कि क्यों ना मैं इन चीलों का इस्तेमाल करके इस घाटी से बाहर निकल जाऊं. The eagles were so big and strong that my weight would be nothing to them. वो चील, वो ईगल्स इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि मेरा वजन उनके लिए कुछ भी नहीं था. First, I collected some of the biggest diamonds I could find, which I put in my wallet and tied at my waist. सबसे पहले मैंने कुछ बड़े बड़े हीरे इकट्ठे किए जिनको मैं अपने पर्स में या बटुए में रख सकता था, और कुछ हीरे मैंने अपनी कमर में बांध लिए. Then I tied one of the large pieces of meat to my back with my turban. और फिर मैंने एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा अपनी कमर पर पीछे अपनी पगड़ी की सहायता से बांध लिया. I then lay down with my face to the ground and waited. और फिर मैं अपना चेहरा धरती की तरफ करके या जमीन की तरफ करके यानी पेट के बल लेट गया और इंतजार करने लगा. There was the sound of huge wings about me. तभी वहां पर बड़े से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई, मुझे अपने पास आवाज सुनाई दी. Then I felt myself lifted up and carried to the top of the rocky walls of the valley. और तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं ऊपर उड़ रहा हूँ और मैं उस घाटी की दीवारों के ऊपर पहुंच चुका हूँ. As the eagle reached its nest, I heard the merchants' cries as they tried to make the birds drop their meat. और जैसे ही वो चील अपने घोंसले के पास पहुंची, मैंने उन व्यापारियों को चिल्लाते हुए सुना, व्यापारियों की आवाज सुनी. वो उस चिड़िया के मीट को घोंसले में गिराने का इंतजार कर रहे थे. One of the men came to the nest where I was. And great was his surprise at the sight of me. उनमें से एक आदमी उस घोंसले के पास आया जहां पर मैं था, और वो हैरान हो गया मुझे उस घोंसले में देखकर. पहली ही नजर में मुझे वहां देखकर वो हैरान हो गया. In fact, he was angry because he thought I was stealing his diamonds. In fact, जबकि वो गुस्सा हो गया, उसे लग रहा था कि मैं उनके हीरे चुराने उस घोंसले में आया हूँ. But I said to him, I am a friend, not a foe. लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, शत्रु नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ. I am carrying with me enough diamonds for both of us. मैं अपने साथ हम दोनों के लिए पर्याप्त हीरे लेकर आया हूँ. As I was speaking, the other merchants came to the nest, also surprised to find a man in it. और जब मैं बात कर रहा था तभी आसपास कुछ और व्यापारी उस घोंसले के पास आ गए और मुझे पाकर वहां वो सब हैरान थे. They marveled at my story and my bravery in risking the dangers of the flight. वो मेरी इस खतरनाक उड़ान की बहादुरी की कहानी सुनकर अचंभित हो रहे थे. Very soon they took me to their camp and I showed them the size and beauty of my diamonds. जल्द ही वो मुझे अपने कैंप में ले गए और मैंने उन्हें अपने हीरो के आकार और चमक को दिखाया. They were fair and honest among themselves, and each man only kept the jewels that had come to his particular nest. वो सभी व्यापारी बहुत ही साफ और ईमानदार थे और उन्होंने वही जवाहरात लिए जो उनके घोंसले में आए थे. The merchant who owned the nest to which the eagle had carried me would only take one jewel from me, though I offered him more. और वो व्यापारी जिसके घोंसले में मैं आया था, उसने मुझसे केवल एक ही हीरा लिया जबकि मैंने उसे और हीरे ऑफर किए थे. I am quite satisfied, he said. मैं इससे ही संतुष्ट हूँ, उसने कहा. Your gift is valuable enough to make a fortune in itself. तुम्हारा ये तोहफा मेरा भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त है. After spending the night with the merchants, I went with them on the long journey back to their homes. मैं उन व्यापारियों के साथ रात गुजारने के बाद उनके घर की तरफ की लंबी यात्रा पर उनके साथ निकल पड़ा.
At last I found the way to my own. और अंत में मुझे अपने घर का रास्ता मिल गया. When I was back again in Baghdad, I gave large sums to the poor. और जब मैं वापस बगदाद में आया तो जो मैं हीरे लाया था उसमें से एक बड़ा हिस्सा मैंने गरीबों को दे दिया. Then I lived in luxury in my peaceful house, thanks to the riches of my adventures. और फिर मैं बड़े शान से अपने शांति प्रिय घर में रहने लगा. Thanks to the riches of my adventures, मेरी रोमांचक यात्रा की उस अमीरी को यानी उन हीरों का बहुत बहुत धन्यवाद. So students, ये थी कहानी adapted from a story from the Arabian Nights. और किसने लिखी है? मार्गेरी ग्रीन ने लिखी है द अरेबियन नाइट्स, जिसमें से ये कहानी ली गई है. So students, that's all for today. In my next video, we'll do exercises and question answers of this chapter. So students, if you like my way of teaching, press on like button. You can share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. So we'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day, children.